कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत कही जाने वाली अदाकारा के बारे में, जिनकी मुस्कुराहट, शोक आंखों के आज तक लोग दीवाने हैं। आपसे लीजिए इश्क के इम्तिहान। इनके लिए कहा जाता है कि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उस वक्त के कैमरे इनकी खूबसूरती का सिर्फ 2% ही कैच कर पाए। लेकिन जितने ज्यादा खूबसूरत थी, उतनी ही बदसूरत इनकी किस्मत थी। इन्होंने सिर्फ 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इन्हें इतने दर्द भरी मौत मिली कि रोज डॉक्टर इनके शरीर से खून निकालने के लिए इनके घर आया करते। इस अदाकारा की दर्द भरी कहानी जानने से पहले चलिए एक नज़र डालते हैं इनके फिल्मी करियर पर। इनके जिंदगी का ऐसा राज था जिस राज ने उनकी सारी खुशियां छीन ली और आखिरी वक्त में इन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं, उन्हें सौंदर्य की देवी भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुबाला जी की। लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और कई मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़कर और इंटरव्यू देखने के बाद हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने पूरी तरह से सच्ची कहानी पेश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुबाला जी की जिंदगी की कहानी। उन्हें जो भी एक बार देख लेता कभी भुला नहीं पाता। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक में लोग उनकी खूबसूरती के कायल थे। मधुबाला जी को वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। उनका जन्म वैलेंटाइंस डे के दिन यानी 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ। इनका असली नाम था मुमताज, जहां बेगम इनके पिता का नाम अताउल्ला खान और मां का नाम आयशा बेगम था। मधुबाला 11 भाई बहन थे और वह 5वें नंबर की थी। उनके पिता तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते, लेकिन किसी कारण से उनकी नौकरी छूट गई और वो दिल्ली चले आए। अब उन्होंने अपने परिवार को पालने के लिए काम की तलाश शुरू कर दी। घर के हालात बेहद खराब थीं। 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाना मुश्किल था। मुमताज को बचपन से ही गाने का बेहद शौक था और एक बार इत्तेफाक से उन्हें रेडियो स्टेशन जाने का मौका मिला, जहां बच्चों पर एक कार्यक्रम चल रहा था, निशाना और श्रृंगार। जिस दिन मुमताज का कार्यक्रम होना था, उस दिन वहां बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल भी मौजूद थे। उन्होंने इस कार्यक्रम में मुमताज को देखा और वो इस बच्ची से बेहद प्रभावित हो गए। उस वक्त बसंत फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म के लिए वह एक छोटी सी बच्ची की तलाश कर रहे थे। उन्होंने मुमताज को बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलवाया। देविका को मुमताज बेहद पसंद आई और इस तरह मुमताज को ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी पहली फिल्म मिली। इस फिल्म के लिए मुमताज को 150 रुपये महीना मिलने लगा। ये फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद अताउल्ला खान अपने परिवार को लेकर बॉम्बे पहुंच गए। अब अताउल्ला खान नन्ही सी मुमताज को लेकर बॉम्बे में स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे। यह दौर मुमताज के संघर्ष का दौर था और एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और रंजीत स्टूडियो ने नन्ही मुमताज को 5 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। इस तरह मुमताज का सारा बचपन फिल्मों में काम करने और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने में चला गया। यहाँ तक कि उन्हें स्कूल जाने तक का मौका नहीं मिला। अब उनके पिता ही उनके मैनेजर बन गए और बड़े होते होते मुमताज बन गई मधुबाला। मधुबाला को लीड एक्ट्रेस पहले फिल्म मिली नील कमल और उनके अपोजिट हीरो थे राज कपूर। ये राज कपूर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के समय मधुबाला की उम्र सिर्फ 14 साल की थी। जब नील कमल फिल्म रिलीज हुई तो हर कोई मधुबाला की खूबसूरती को देखते और उनका दीवाना हो जाते। नील कमल के बाद मधुबाला के पास फिल्मों की झड़ी लग गई। मधुबाला की जिंदगी से जुड़ा हर फैसला उनके पिता किया करता। उनका मधुबाला की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल था। इस चक्कर में उन्होंने बिना सोचे समझे फिल्मों का चुनाव कर लिया, जिस कारण से मधुबाला की कई फिल्में फ्लॉप हो गई, क्योंकि उनके पिता ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन मधुबाला ने हार नहीं मानी और एक दिन उनकी किस्मत ने एक बार फिर करवट ली।
1949 में उनकी फिल्म आई महल, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मशहूर डायरेक्टर कमाल अमरोही ने। रहस्य से भरी यह फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म से ही उनका नाम मुमताज़ बेगम से बदलकर मधुबाला हो गया। 1950 तक मधुबाला भारतीय सिनेमा जगत की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। ले गया जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। उस वक्त हर अभिनेता मधुबाला के साथ काम करना चाहता था। इतना ही नहीं, मधुबाला की प्रतिभा और खूबसूरती से हॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा। उन्हें हॉलीवुड से भी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन उनके पिता ने इस ऑफर से इनकार कर दिया। इसके बाद 1950 में उनकी फिल्म आई बादल, इस फिल्म में लीड रोल में थे प्रेमनाथ। शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। इस दौर में मधुबाला का करियर अपने पीक पर था। मधुबाला और प्रेमनाथ एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इन दोनों का धर्म अलग था। इस कारण से मधुबाला के पिता ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। प्रेमनाथ ने उस वक्त की मशहूर अभिनेत्री बीना रॉय से शादी कर ली, लेकिन ये शादी सफल नहीं हो सकी। प्रेमनाथ कभी मधुबाला को भुला ही नहीं पाए और रात दिन शराब पीने लग। जब मधुबाला को यह पता चला तो उन्होंने प्रेमनाथ को शराब न पीने के लिए अपनी कसम दे डाली। इसके बाद प्रेमनाथ ने 14 साल तक कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। इसके बाद मधुबाला अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हो गई। मधुबाला की दीवानगी उनके फैंस में इतनी ज़्यादा थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग दीवाने हो जाते थे। बॉडीगार्ड रखने का चरण मधुबाला नहीं चलाया था। कहा जाता है कि मधुबाला की खूबसूरती को देखकर उनके को एक्टर डायलॉग बोलना भूल जाया करते। उनके बारे में कहा जाता है कि बड़ी पाबंदी सेट पर कभी लेट नहीं पहुंचती। साल 1954 में उनकी फिल्म आई बहुत दिन हुए। इस फिल्म के सेट पर ही उन्हें पहली बार उनकी उलझी हुई थी, लेकिन वह लगातार फिल्मों में काम करती रही। सारी दुनिया से जा रहे हैं। इसके बाद उनकी जिंदगी में आए दिलीप कुमार फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला की पहली मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे मधुबाला और दिलीप कुमार को दिल दे बैठी। एक दिन मधुबाला ने गुलाब के फूल के साथ दिलीप साहब को खत लिखा और खत में लिखा, अगर आपको मुझसे मोहब्बत का इकरार है तो इन गुलाबों को कबूल फरमाएं। दिलीप साहब ने भी मुस्कुराकर मधुबाला की मोहब्बत को भूल कर ली। दिलीप साहब अक्सर उनसे मिलने शूट पर पहुंच जाया करते। चारों तरफ इन दोनों के प्यार की चर्चाएं होने लगीं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि आसिफ ने इन दोनों को सन 1950 में अपनी फिल्म मुगले आजम के लिए साइन कर लिया। इन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। दोनों की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। सन 1956 में बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म नया दौर के लिए मधुबाला और दिलीप कुमार को साइन किया। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। 10 दिन की शूटिंग हो चुकी थी। बी.आर. चोपड़ा इस फिल्म के लिए आउटडोर शूट करना चाहते थे। उन्होंने भोपाल के पास बुधनी में शूटिंग का प्लान बनाया। 2 महीने चलनी थी ये आउटडोर शूटिंग, लेकिन इस शूटिंग के लिए अताउल्ला खान राजी नहीं हुए क्योंकि वो मधुबाला को बॉम्बे से बाहर जाने नहीं देते थे। बस बात यहीं से बिगड़ गई। उससे में आकर बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला की जगह वैजयंती माला को साइन कर लिया। इस सब में दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा का साथ दिया और उन्हें लगा कि अताउल्ला खान अपनी बेकार की जिद की वजह से मधुबाला को बाहर नहीं जाने दे रहे थे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अताउल्ला खान ने फिल्म की शूटिंग रोकने के लिए बी.आर. चोपड़ा पर केस कर दिया। वहीं बी.आर. चोपड़ा ने 30,000 रुपये साइनिंग अमाउंट वापस करने के लिए उन पर उल्टा केस कर डाला। इस सब में दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा का साथ दिया। इस बार से मधुबाला को गहरा धक्का लगा और इन दोनों की राहें अलग हो गईं। 7 साल का गहरा प्यार एक झटके में बिखर गया। इसके बाद इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोगों ने बी.आर. चोपड़ा और अताउल्ला खान की सुलह करा दी। अब बस मधुबाला इतना चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से सॉरी बोल दे। इस बात का जिक्र उनकी छोटी बहन मधुर भूषण ने अपने एक इंटरव्यू में भी किया था, लेकिन दिलीप कुमार उनसे सॉरी बोलने के लिए राजी नहीं थे और सिर्फ एक शर्त, सॉरी न बोलने के कारण ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। दरअसल अताउल्ला खान का मधुबाला की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल था और यह बात दिलीप साहब को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने मधुबाला से कहा था कि अगर वह अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर ले तो वह उनसे शादी कर लेंगे,
लेकिन मधुबाला को यह मंजूर नहीं था। चलिए अब आपको बताते हैं कि वह क्या राज्य था जिसके कारण अताउल्ला मधुबाला को बॉम्बे से बाहर नहीं जाने देते थे। दरअसल बचपन से ही मधुबाला के दिल में एक छेद था और उन्हें अक्सर खून की उल्टी हो जाया करती। इसलिए अताउल्ला उन्हें वहां जाने की इजाज़त नहीं देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यह बात बाहर फैले, क्योंकि इससे मधुबाला के करियर पर बुरा असर पड़ सकता था। लेकिन धीरे धीरे मधुबाला की तबीयत खराब रहने लगी। मुगले आजम को बनने में पूरे 14 साल लगे थे और इस फिल्म के बनते बनते मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच इतनी दूरियां आ गई थीं कि सेट पर एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। इस फिल्म का एक रोमांटिक सीन था जिसमें सलीम अनारकली के चेहरे पर घुमाता है, लेकिन उस वक्त इन दोनों के बीच सलाम दुआ तक नहीं थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। इस फिल्म में उन्हें असली लोहे की जंजीर तक पहनाई गई ताकि सीन ओरिजिनल लगे। 5 अगस्त 1960 को मुगले आजम रिलीज हुई। यह फिल्म ऐसी सुपरहिट हुई कि आज तक भारतीय सिनेमा में इस फिल्म को याद किया जाता है। इसके बाद इनकी जिंदगी में आए गायक और अभिनेता किशोर कुमार। पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल। इन दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्म के सेट पर किशोर कुमार अपनी बातों से मधुबाला को फंसाते। मधुबाला को किशोर कुमार के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगा, लेकिन किशोर कुमार मधुबाला से प्यार करने लगे थे। उस वक्त न सिर्फ किशोर कुमार बल्कि भरत भूषण, प्रदीप कुमार लेकिन मधुबाला किशोर कुमार की तरफ आकर्षित होती जा रही थी और किशोर कुमार भी उन्हें इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। इन दोनों ने शक्ति सामंत था कि एक फिल्म साइन की नॉटी बॉय, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही मधुबाला की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और डॉक्टर ने उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने को कहा। लेकिन वो लंदन जाने से पहले ही शादी करना चाहती थी, क्योंकि वो शादीशुदा जिंदगी जीना चाहती थी। जब किशोर कुमार को उनकी इस इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने मधुबाला के पिता अताउल्ला से शादी की बात कर डाली। अताउल्ला चाहते थे कि वो लंदन से वापस आकर शादी करें। इस कारण से मधुबाला और किशोर कुमार ने कोर्ट मैरिज कर ली। किशोर कुमार ने मधुबाला की खातिर अपना धर्म बदल लिया था। जहां उन्होंने इस्लाम धर्म के मुताबिक मधुबाला से निकाह किया, वहीं हिंदू रीति रिवाज से शादी की। लेकिन किशोर कुमार के माता पिता ने मधुबाला को बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। किशोर कुमार के लाख समझाने पर भी वो नहीं माने। वहीं हर किसी को ये शादी में नजर आ रही थी। इसके बाद किशोर कुमार मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर से उनका इलाज करने से मना कर दिया और डॉक्टर्स ने कहा कि मधुबाला के पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल है। इस बात से इन दोनों को गहरा धक्का लगा। लंदन से वापस आने के बाद मधुबाला की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी और वहीं किशोर कुमार ने खुद को काम में बेहद बिजी कर लिया। मधुबाला अपने पिता के घर वापस लौट आए और वहीं रहने लगी। किशोर कुमार कभी कभी उनसे वहीं आकर मिल लिया करते और उनका सारा खर्च तो उठाते, लेकिन अब उनके पास मधुबाला के लिए वक्त नहीं था। वो किशोर कुमार के साथ रहना चाहती थी, लेकिन किशोर कुमार उन्हें यह कहकर टाल देते थे कि मैं अकेला हूँ, तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा, तुम यहीं रहो। मधुबाला बिल्कुल अकेली हो गई थी और खुद को बिजी रखने के लिए उन्होंने फिल्म निर्देशन का फैसला किया, लेकिन खराब सेहत के कारण वे काम भी नहीं कर पाई। धीरे धीरे वो बिस्तर पर आ गई। उनकी बहन मधुर भूषण ने बताया था कि उनके बीमारी के कारण उनके शरीर में ज़्यादा खून बहने लगा था, जिस कारण से उनके मुंह और नाक से खून आने लगता और डॉक्टर्स उनके शरीर से एक्स्ट्रा खून निकालने के लिए घर आया करती। बीमारी के कारण मधुबाला इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उनके शरीर में सिर्फ हड्डी और खाल बची थी। अपने बिगड़ते रूप को देखकर बेहद दुखी हो जाया करती। वो धीरे धीरे मौत के करीब जा रही थी और एक दिन उनसे मिलने दिलीप कुमार उनके घर आए। दिलीप साहब ने इसका जिक्र करते हुए कहा था कि वह मरना नहीं चाहती थी। उन्होंने दिलीप कुमार से पूछा कि अगर वो ठीक हो गई तो क्या वह उनके साथ काम करेंगे। तब दिलीप साहब ने कहा था कि हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वो उनके साथ ज़रूर काम करेंगे। मधुबाला की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उन्हें हर घंटे में ऑक्सीजन देना पड़ता था और आखिर वो दिन आ गया। तारीख थी 1 फरवरी 1916 आई। तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। किशोर कुमार भी उनके पास आ गए।
21 फरवरी 1969 को इस सौंदर्य की देवी वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस वक्त मधुबाला का इंतकाल हुआ उस वक्त दिलीप कुमार मुंबई में नहीं थी। वो मद्रास में गोपी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इससे पहले दिलीप कुमार मुंबई पहुंचते तब तक मधुबाला को तक रूस के कब्रिस्तान में दफना दिया गया और यह खूबसूरत सितारा हमेशा के लिए हजारों सितारों में जा मिला। तो दोस्तों, आपको मधुबाला की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। आँखों में कयामत के जलवे सी